नमस्कार, सुबह के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात निर्भया की। नाबालिग लड़की से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को आज जोधपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आसाराम की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। वहीं आसाराम की जमानत पर आज फैसला होना है। आसाराम ने जोधपुर हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगा रखी है। आसाराम का केस वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी लड़ने वाले हैं। नाबालिग के यौन शोषण के आरोपों से घिरे आसाराम के समर्थकों ने इंडिया न्यूज के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी है। आसाराम समर्थकों ने पर्चियां बंटवाकर इंडिया न्यूज चैनल लॉक करने के लिए कहा है। पर्ची के जरिए आसाराम समर्थक इंडिया न्यूज न देखने की अपील कर रहे हैं। उधर आसाराम की एक सेवादार ने यौन शोषण का शिकार पीड़ित लड़की के पिता को धमकी दी है। श्याम पेंटर नाम के सेवादार ने फोन पर धमकाते हुए बयान वापस लेने की बात कही है। बात न मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। आसाराम जमानत के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन उन पर एक के बाद एक आफत गिर रही है। राजस्थान के कोटा के लखवा आश्रम में अतिक्रमण को लेकर आसाराम को वन विभाग ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस सीधे जोधपुर जेल में भेजा गया है, जहां आसाराम बंद है। कोर्ट में दो दूसरे अहम याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। एक याचिका सेवादार शिवा की है, जिसमें उसने पुलिस पर बिना गिरफ्तारी 3 दिन तक हिरासत में रखने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी याचिका मीडिया ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को लेकर है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आसाराम आश्रम के साधकों पर धमकी देने का मामला दर्ज करवाया गया है। कोतवाली थाना परिसर में मीडिया कर्मियों से बदसलूकी और देख लेने की धमकी के बाद ये शिकायत दर्ज करवाई गई। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी पत्नी सारा बानो ने मीडिया को बताया कि फिलहाल उनकी तबियत ठीक है। दिलीप साहब की तबियत अच्छी है, स्टेबल है। शुक्र है अल्लाह का। आप सब ऐसे परेशान हैं, आप सब दुआ करें कि और अच्छे बने। सायरा बानो ने मीडिया को बताया है कि 14 साल पहले दिलीप कुमार की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और 2 दिन पहले उन्हें बुखार आया था। रविवार सुबह से ही दिलीप कुमार बेचैनी महसूस कर रहे थे। रात करीब 8:30 बजे तकलीफ के बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट उन्हें हुआ था, क्योंकि उनकी सर्जरी 14 साल पहले हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी। अभी उनको वायरल फीवर हुआ था 13 तारीख को, और 13 तारीख को एक ही दिन फीवर रहा। उसके बाद आज जरा थोड़ा दिलीप कुमार को फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजडी किंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनका असली नाम यूसुफ खान है। दिलीप कुमार ने मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमती, यहूदी, पैगाम, मुगले आजम, गंगा जमुना, लीडर, राम और श्याम जैसी हिट फिल्में दी हैं। आज पीएम मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मुजफ्फरनगर का दौरा करने वाले हैं। दोनों नेता हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे। इसके पहले रविवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे। हिंसा के 19 दिन बाद अखिलेश ने हिंसा प्रभावित कवाल और मलिकपुरा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। कानून अपना काम करे, जो कानून है वो अपना काम करेगा, लेकिन बुजुर्ग और जो समझदार लोग हैं वो समझाएं, जिससे कि शांति बहाल हो, लोगों में जिस तरीके से भाईचारा था वो आए लौटे। मुजफ्फरनगर पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। कवाल गांव में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अखिलेश के खिलाफ नारेबाजी की। ये लोग आजम खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये लोग इलाके के पूर्व एसएसपी सुभाष दुबे की भूमिका की जांच की मांग कर रहे थे। मुजफ्फरनगर के बाद शामली पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को यहां भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। अखिलेश ईदगाह में दंगा पीड़ितों का दर्द सुनने पहुंचे थे, लेकिन भीड़ ने उनके और मुलायम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, जिसे देखकर अखिलेश दंग रह गए। बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंसा के बाद अब मुजफ्फरनगर में सेक्युलर टूरिज्म शुरू हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दंगे हुए और दंगों का एक लंबी श्रृंखला खड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश के लोग वहां सद्भाव चाहते हैं, लोगों की सुरक्षा चाहते हैं। इस तरह के सेकुलर टूरिज्म से काम चलने वाला नहीं है। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केंद्र और राज्य आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करेंगे। पिछली सुनवाई में अदालत ने केंद्र और राज्य से पूछा था कि पीड़ितों के पुनर्वास और बचाव के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
वैसे आजम खान के पास वक्त नहीं है, लेकिन रामपुर में आजम खान अपने निजी रिसोर्ट का उद्घाटन करते दिखे। हालांकि इसका उद्घाटन पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह कर चुके थे। रिसोर्ट का उद्घाटन करने और मुजफ्फरनगर न जाने को लेकर भी आजम खान पर सवाल खड़े हुए। अखिलेश के मुजफ्फरनगर दौरे के साथ ही हिंसा को लेकर पहली बड़ी कार्रवाई हुई। गाज गिरी है जिले के एसएसपी रहे सुभाष चंद्र दुबे पर, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। वक्त रहते हिंसा पर लगाम नहीं लगाने के चलते उन पर ये कार्रवाई हुई है। कांग्रेसी सांसद पीएल पूनिया ने मुजफ्फरनगर के पूर्व एसएसपी के सस्पेंशन को आजम खान की राजनीति बताया है। पूनिया ने कहा है कि आजम खान ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था, जिसकी वजह से एसएसपी को निलंबित किया गया। बीजेपी सांसद लालजी टंडन दंगों के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। लालजी टंडन मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। यूपी के बागपत से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमपाल शास्त्री ने एसपी की टिकट से चुनाव लड़ने का मना कर दिया है। मुजफ्फरनगर हिंसा को समय रहते न रोके जाने की वजह से शास्त्री नाराज हैं। आज से यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं सरकार का कहना है कि अगर विपक्ष चर्चा की मांग करेगा तो वो तैयार है, बशर्ते सदन में हंगामा ना हो। मुजफ्फरनगर से लोगों के पलायन करने का सिलसिला जारी है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हजारों लोग आकर रुके हुए हैं। यहां पहुंचे लोगों का हाल जानने के लिए शासन प्रशासन का कोई अधिकारी यहां मौजूद नहीं था। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में पहली रैली की। पूर्व सैनिकों की इस रैली में उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में सक्षम सरकार नहीं आएगी तब तक देश में सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। दिल्ली में सक्षम सरकार न बने, देशभक्ति से भरी हुई सरकार न बने, हिंदुस्तान के जन जन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध सरकार न बने, तब तक सैन्य कितना ही सामर्थ्यवान क्यों न हो, साधन कितने ही आधुनिक क्यों न हो, हम सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते। मोदी ने यह भी कहा कि दिल्ली की सल्तनत को भरोसा जगाना होगा, तभी नई पीढ़ी सेना में शामिल होगी। मोदी ने पाकिस्तानी सेना की करतूत का मुद्दा भी उठाया और इसी बहाने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पर निशाना साधा। मोदी ने नीतीश सरकार के उस मंत्री भीम सिंह पर भी निशाना साधा, जिन्होंने कहा था कि सैनिक तो शहीद होने के लिए ही आर्मी में जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी ललकारा। उन्होंने कहा कि बंदूक और बमों से पाकिस्तान का भला नहीं होने वाला। मोदी ने रैली में वाजपेयी आडवाणी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि देश को वाजपेयी जैसी विदेश नीति चाहिए। नरेंद्र मोदी ने सेकुलरिज्म का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन दिनों देश में वोट बैंक की सियासत चल रही है। मोदी ने वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाते हुए सियासी दलों को सेना से सेकुलरिज्म की सीख लेने की नसीहत दी। मोदी ने सच्चर कमेटी के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि केंद्र की सरकार ने धर्म के नाम पर भारत की सेना में फूट डालने का पाप किया है। हरियाणा के रेवाड़ी में आयोजित इस रैली में मंच पर मोदी के साथ पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह भी नजर आए। हसारे के करीबी वीके सिंह मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे। वीके सिंह की पत्नी भी मंच पर मौजूद थी। नरेंद्र मोदी से ठीक पहले पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह ने मंच से भाषण दिया। अपने भाषण में वीके सिंह ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर संबोधित किया और कहा कि देश को परिवर्तन की जरूरत है। इससे पहले रेवाड़ी के मंच पर आते ही नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। उन्हें पगड़ी पहनाई गई और तलवार भेंट की गई। साथ ही कमांडर बैटन देकर मिलिट्री अंदाज में उनका स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी की रेवाड़ी रैली में पहुंचे पूर्व सैनिकों ने ड्रम बजाकर समा बांध दिया। आर्मी बैंड पार्टी के सदस्य रहे इन पूर्व सैनिकों ने परेड किया और ड्रम बजाया। नरेंद्र मोदी मंच पर थे तो भीड़ भी मोदी नजर आ रहे थे। कई लोग मोदी का मुखौटा पहनकर रेवाड़ी की इस रैली में शामिल हुए थे। मोदी का मुखौटा पहने ये लोग रह रहकर बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के जयकारे लगा रहे थे।
हरियाणा के रेवाड़ी में मोदी के लिए जो मंच तैयार किया गया उसमें लगे पोस्टर में संसद भवन को खास तौर पर फोकस किया गया। इस पोस्टर में बड़े आकार में मोदी की तस्वीर थी तो बैकग्राउंड में संसद नजर आ रही थी। इससे पहले छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई मोदी की रैली के लिए लाल किले जैसा मंच बनाया गया था, तब इसकी खूब चर्चा हुई थी और अब रेवाड़ी की रैली में मोदी की तस्वीर के साथ संसद भवन को खास तवज्जो दी गई। रेवाड़ी में बने मुख्य मंच पर लगे पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी नजर आए तो वहीं बगल में बने दूसरे मंच में भी मोदी की तस्वीर ही सबसे बड़ी है। पोस्टर में वाजपेयी के साथ हमेशा दिखने वाले आडवाणी को किनारे लगा दिया गया है और उनकी जगह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ले रखी है। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद नरेंद्र मोदी गूगल इंजन पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शख्स बन गए हैं। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद गूगल पर मोदी को करीब 1 अरब 78 करोड़ लोगों ने सर्च किया है। ये आंकड़ा ओबामा को सर्च करने वालों से कहीं ज्यादा है। शुक्रवार को बीजेपी ने मोदी का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए अनाउंस किया। बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने उन बातों को गलत बताया है जिसमें कहा गया था कि मोदी को आरएसएस ने थोपा है। वहीं संसदीय क्षेत्र विदिशा में उन्होंने कहा है कि मोदी को संसदीय बोर्ड ने चुना है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी के लिए मुसीबत बताया। गुना में दिग्विजय ने रामदेव पर भी बयानों के बाण चलाए। रेवाड़ी की रैली में संसद भवन के साथ मोदी की तस्वीर को लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने कहा है कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी व्याकुल हुए जा रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने नहीं बल्कि आरएसएस ने पीएम पद का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर चुटकी दी। नरेंद्र मोदी के लिए हवा बनाने में लगे योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी से ज्यादा काबिल फिलहाल कोई नहीं है। हिंदुस्तान का वजीर होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो चाहे विकास की उम्मीदों पर खरा उतरता हो, चाहे विश्वास की उम्मीद पर खरा उतरता हो और पूरे भारत को एक साथ लेकर के चलने का दृष्टिकोण रखता हो, वो नरेंद्र मोदी में सारी काबिलियत है। पीएम कैंडिडेट के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम की मुखालफत करने वाले लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी मशहूर वकील राम जेठमलानी के घर पहुंचे। जेठमलानी का जन्मदिन होने के मौके पर दोनों नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इस दौरान मोदी ने आडवाणी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके पहले जेठमलानी आडवाणी के घर गए थे और उन्होंने आडवाणी की नाराजगी की खबरों को गलत बताया था। अहमदाबाद के मणिनगर में आडवाणी और मोदी एक साथ नजर आ रहे हैं। पर्यावरण बचाने के उपाय को लेकर फाइबर से बनी 11 फीट की मूर्ति यहां लगाई गई है। यहां पर पंडाल के बाहर स्क्रीन पर जो वीडियो चलाया जा रहा है वो उस वक्त का है जब आडवाणी उप प्रधानमंत्री थे और मणिनगर आए थे। खबर यह है कि नाराजगी के बीच लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी एक साथ मंच पर दिख सकते हैं। भोपाल में 25 सितंबर को मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की रैली है। कहा जा रहा है कि इस रैली में मोदी और आडवाणी दोनों ही शरीक होंगे। उधर मोदी के नाम से रूठे आडवाणी को मनाने की कोशिशें लगातार जारी है। आज उन्हें मनाने के लिए जसवंत सिंह और रामलाल पहुंचे। कल रात में अरुण जेटली भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। कल दिन भर उन्हें मनाने का दौर भी चला था। आडवाणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। आडवाणी की नाराजगी को लेकर सवाल पूछने पर राजनाथ सिंह ने कहा, ये अंदर की बात है। मैंने क्या कहा, मैं समझता हूं कि जो भी हमारा गार्जियन जो भी हमको कहेगा, हमारा नेता जो भी कहेगा, मैं उसको सुनूंगा और यदि कहीं पर कोई कमी होगी तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। पीएम कैंडिडेट बनने के बाद अब मोदी को कानपुर से चुनाव लड़ने की मांग जोर पकड़ने लगी है। कानपुर बीजेपी ने संबंध में प्रस्ताव पास कर केंद्रीय नेतृत्व को भेजा है। बीजेपी नेता चाहते हैं कि मोदी कानपुर से केंद्रीय सत्ता पर कब्जे की लड़ाई शुरू करें। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने लोकसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की संभावना से इनकार किया है। मोदी के मुद्दे पर बोलते हुए पासवान ने कहा कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि आरटीआई कानून के बाद अब आरटीआई एक्टिविस्ट का एक नया रोजगार शुरू हो गया है। जयपुर पहुंचे जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आरटीआई से चारों ओर एक नई क्रांति आई है।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण बिल को सही ठहराया। रमेश ने कहा कि अगर ये बिल नक्सल प्रभावित इलाकों में लागू हुआ तो निश्चित तौर पर 5 से 6 सालों में बदलाव आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जादू उनके गृहनगर जोधपुर में उस वक्त नहीं चला जब वो अंडरपास का उद्घाटन करने यहां पहुंचे। यहां गहलोत जनसभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन भीड़ नहीं जुटने की वजह से वो अपना भाषण दिए बगैर ही लौट गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है। उन्होंने उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को याद दिलाया कि बच्चे को जन्मदिन पर टॉफी दी जाती है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी कल छत्तीसगढ़ के कोरबा में 500 मेगावाट की नई बिजली परियोजना का लोकार्पण करेंगे। चुनावी घड़ी नजदीक देखते हुए छत्तीसगढ़ के रायपुर में यादव समुदाय के लोगों ने महासम्मेलन का आयोजन कर 5 टिकट की मांग की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर हरियाणा के रादौर में विकास रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन के मौके पर उन्हें बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा जबलपुर पहुंची। यहां के शाहपुरा में शिवराज ने एक जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान के डांगियाबास में पाली से कांग्रेस सांसद बद्रीराम जाखड़ ने एक कार्यक्रम में लोगों को 500 रुपए और साथ ही 1000 रुपए के नोट बांटे। पटना में पुलिस ने सीएम नीतीश कुमार को पर्चे चिपकवाकर धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने कई जगह धमकी भरे पर्चे चिपकाए थे। केदारनाथ धाम में साफ सफाई के दौरान मलबे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक कैश बॉक्स मिला है, जिसमें 1 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। केदारनाथ में आए प्रलय के दौरान यहां की एसबीआई ब्रांच भी तबाह हो गई थी। केदारनाथ में घाटी के विकास के लिए सरकार ने केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन किया है। सरकार के मुताबिक इस इलाके में अब कोई भी निर्माण बगैर इजाजत नहीं होगा। उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ धाम को भले ही फिर से खोलने का फैसला ले लिया हो, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक मंदिर के ठीक ऊपर ग्लेशियर से फिर तबाही आ सकती है। मुंबई से सटे थाने में एक स्कूल में सीनियर केजी में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोपी बस क्लीनर को पुलिस ने सेशन कोर्ट में पेश किया। एमपी के डिंडौरी में एक प्राइवेट बस में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप बस के कंडक्टर पर लगा है। मध्य प्रदेश के विदिशा में एएसआई की छेड़खानी से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली युवती की भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई। समस्तीपुर में महिला पुलिसकर्मी से रेप की कोशिश करने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के कैथल में एक बेकाबू गाड़ी ने 4 लड़कों की जान ले ली। यहां भर्ती की प्रैक्टिस को लेकर सड़क किनारे रेस लगा रहे लड़कों को तेज रफ्तार से आ रही टाटा स्कॉर्पियो ने कुचल दिया। यूपी के रामपुर में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक सवार भाई बहन को कुचल दिया। बेकाबू गाड़ी की टक्कर से दोनों भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। गुजरात के नडियाड इलाके में एक मासूम की बलि देने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां एक भाई ने अपनी ही बहन की बच्ची को 2.5 लाख रुपए में बलि देने के लिए बेच दिया। दिल्ली में एक बार फिर से पुलिस की दरिंदगी सामने आई है। यहां पुलिस वालों ने एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध हथियारों के जखीरे के साथ चांदी की मूर्तियां और बर्तन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। एमपी के दतिया में भोपाल एसटीएफ और पुलिस के साझा ऑपरेशन में पुलिस की परीक्षा देते हुए 10 फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। अपना जुर्म कबूल करने के बाद छात्रों की निशानदेही पर गिरोह के मास्टरमाइंड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पार से सीजफायर का उल्लंघन किया है। पुंछ के मेढक सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से करीब 2 घंटे तक लगातार फायरिंग की गई। इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
इंडिया न्यूज पर दिखाई गई खबर, पुलिस अपराधी की मीटिंग पर यूपी सरकार सख्त हो गई है। अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव ने कहा कि किसी भी थाने में अपराधियों की एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीजे बंद कराने को लेकर गोरखपुर में जमकर हंगामा हुआ। गणेश विसर्जन को जा रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। दरअसल पुलिस ने लोगों को डीजे बंद करने के लिए कहा था, लेकिन लोगों ने पुलिस की बात अनसुनी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका। पंजाब में रविवार शाम आई आंधी में एक मोबाइल टावर गिर गया। एकता नगर में टावर गिरने से दहशत फैल गई। सबसे ज्यादा नुकसान उस घर को हुआ जिस छत पर ये टावर लगा हुआ था। जयपुर मेट्रो के फर्स्ट फेज में सेकंड पार्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हाथों कराए जाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने शिलान्यास की तारीख 18 सितंबर से 21 सितंबर कर दी है। यूपी की राजधानी लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर यात्रियों के पीने के पानी का इंतजाम तक नहीं है। रेलवे के दावों के बावजूद लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के हरदा में इंदिरा सागर बांध से प्रभावित लोगों का जल सत्याग्रह खत्म हो गया है। सैकड़ों आंदोलनकारियों की मौजूदगी में कुछ मांगे माने जाने के बाद आंदोलन को खत्म किए जाने की घोषणा की गई। ये जल सत्याग्रह 1 सितंबर से शुरू हुआ था। झारखंड के हजारीबाग में भूख से मां बेटी की मौत का मामला सामने आया है। शिखा गांव में हुई मां बेटी की मौत के बाद सरकारी अमला अनाज लेकर उनके घर पहुंच गया और अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे मुहैया करा दिए। गांव वालों के मुताबिक खाना न मिलने की वजह से ही मां बेटी की हालत बिगड़ गई थी। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में आयुर्वेदा हेल्थ केयर के नए सेंटर को खोला गया। आयुर्वेदा में मोटापा, डायबिटीज और पेट से जुड़ी बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक तरीकों से किया जाएगा।